सो है एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी मानवा लेकर आ चुका हूँ, क्योंकि जो इस सीरीज का हीरो है वो अपने पावर को हाइड नहीं करता है, बल्कि वो अपने रिवेंज के लिए अपने पूरे फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी की तोड़ता है। इसलिए मैं ये होप करता हूँ कि आप इस सीरीज को एंजॉय करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत में हमें ये बताया जाता है उस दिन अचानक से इस दुनिया के अंदर काफी सारे गेट्स ओपन हो गए और उसके अंदर से काफी सारे मॉन्स्टर्स बाहर की तरफ आना शुरू हो गए और उन्हें रोकने के लिए जिन्होंने मैजिकल एबिलिटीज को अवेकन किया था वो सामने की तरफ आए। वहीं पर इसी के साथ ही में एक अवेकन के ग्रुप को काफी सारे मॉन्स्टर्स का सामना करते हुए दिखाया गया और जो ये ग्रुप थी वो गोल्डन सीकर्स की थी। इसी के साथ ही इनका इंट्रोडक्शन शुरू हो गया। जो ये दाढ़ी वाला बंदा है इसका नाम इनगोल्फ वोन डाइट है और जो ये लड़की है इसका नाम क्लोदिया बोर्ग्यू है और जो ये गोल्डन हेयर वाला बंदा है इसका नाम नाथानील केवल है और जो ये ग्रीन हेयर है इसका नाम इवाको हिदेकी है और इस लाइटनिंग वाली लेडी का नाम अभी के वक्त पर क्वेश्चन मार्क के अंदर है। आगे जाकर इसके बारे में पता चलेगा। और मैं आपको ये बता दूं कि आखिर इन सभी लोगों का अच्छे तरीके से नाम क्यों बताया गया, ऐसा इसलिए है क्योंकि इनका फ्यूचर में काफी अहम रोल होने वाला है। वहीं पर इसी के साथ ही में एक सिविलियन को दिखाया गया जिसके सामने एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था, इसलिए वो इन हीरो से हेल्प मांग रहा था। तभी जो इनगोल्फ था वो क्लोदिया से ये कहता कि सामने की तरफ विक्टिम्स है उनकी जाकर हेल्प करो। क्लोदिया ये कहती है कि लेकिन काफी सारे मॉन्स्टर सामने की तरफ मौजूद थे। वहीं पर जो ये मॉन्स्टर होता है वो इस सिविलियन को मारने ही वाला होता है कि तभी उसके फेस के ऊपर एक जोरदार किक पड़ती है और वो उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। वहीं पर उसे बचाने वाला बंदा आगे स्टाइल से ये कहता है कि क्या सभी लोग ठीक है, मैं इन सभी लोगों का यहाँ पर ध्यान रख लूंगा। वहीं पर इस बंदे के बारे में बताया गया इसका नाम मिसातो योइचिरो है और ये हमारा कहानी का MC है। मिसातो ये कहकर अपने हाथ के अंदर एनर्जी को इकट्ठा करके सामने इन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया और वो सिर्फ एक ही स्ट्राइक के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर को मारता हुआ आगे की तरफ चला गया। ये देखकर इवाको ये कहता है कि वो तो काफी अमेजिंग है, वो अकेले काफी सारे मॉन्स्टर्स का सामना कर पा रहा है। तभी ये मिस्टीरियस लेडी ये कहती है कि उसके पास टाइम मैजिक है जिसके जरिए वो फ्यूचर देख सकता है। उसे ही अच्छे तरीके से पता है कि आखिर जो मॉन्स्टर्स का अगला मूव है वो क्या होने वाला है। जो ये बंदा है वो अब एक इंसान नहीं रहा। इसी के साथ में कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया गया। इस गेट से जितने भी मॉन्स्टर्स आए हुए थे उन्हें मिसातो ने अकेले ही धूल चटा दी होती है और वो इस गेट के अंदर जाता हुआ ये कहता है कि अब हम लोग इसके जरिए जो लोगों की शांति है उसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे। चलो वक्त आ चुका है इस गेट को सील किया जाए। वो इतना कहता है कि तभी उसके पीछे एक जोरदार धमाका होता है और वो उड़ता हुआ इस गेट के अंदर चला जाता है और वो जैसे ही गेट के बाहर देखता है तो जो ये गेट था वो इस जगह पर सील्ड हो चुका था। ये देखकर मिसातो काफी हैरान हुआ और उसने ये कहा कि आखिर ये क्या है, मैंने ऐसा फ्यूचर कभी भी नहीं देखा था। और वो अपने साथियों के पास आकर ये कहता कि क्या तुम लोगों ने ये किया, लेकिन ऐसा क्यों। नाथानील ये कहता कि तुम इसके बारे में पूछ रहे हो, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने तुम्हें धोखा दे दिया है। ये सुनकर मिसातो काफी हैरान हुआ और उसने ये कहा कि आखिर ऐसा क्यों। इस पर ये लेडी ये कहती है कि तुम एक ऐसे मॉन्स्टर हो जो कि लेवल 100 पर है और वो साथ ही साथ टाइम की मैजिक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सेफली पैसे कमाना चाहते थे, लेकिन तुम लोगों की हेल्प करना चाह रहे थे, इसलिए तुम्हें ऐसे सिचुएशन के अंदर डाला गया है। लेकिन जो ये चीज है वो तुम्हारी लास्ट टाइम होने वाली है। और वो लोग उससे अलविदा कर कर यहाँ पर से रवाना होने लगे। ये देखकर मिसातो काफी हैरान हुआ और वो ये कहता कि तुम लोग मजाक मत करो, मुझे बाहर की तरफ निकालो। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या उन लोगों ने ऐसे फुद्दू से रीजन की वजह से मुझे धोखा दे दिया। मैं उन गोल्डन
सीकर्स का लीडर के तौर पर इस दुनिया को मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करना चाह रहा था, तो आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था। वहीं पर डंजन के अंदर वो मौजूद था, जिस कारण से यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स भी मौजूद थे और वो सारे के सारे मिसातो के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे। लेकिन जो उसके सामने मिसातो आने वाले जो मॉन्स्टर थे उन्हें मिसातो इसलिए मार देता है और वो जैसे पीछे की तरफ देखता है तो वो काफी हैरान हो गया, क्योंकि उसके सामने अनगिनत मॉन्स्टर्स मौजूद थे और वो फ्यूचर विजन का इस्तेमाल करते हुए ये देखने की कोशिश करता है कि क्या वो यहाँ पर से एस्केप कर पाएगा या फिर नहीं। लेकिन उसके हर एक विजन के अंदर वो किसी न किसी तरीके से यहाँ पर मारा ही जा रहा था। ये देखकर वो ये कहता है कि तो इसका मतलब ये कि मेरा फ्यूचर अब एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन वो फिर भी हार मन नहीं मानना चाह रहा था और वो इसलिए इन सभी मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए उनके पास चला गया। इसी के साथ ही कुछ समय के बाद का सीन दिखाया गया। इतने सारे मॉन्स्टर्स से फाइट करने की वजह से वो काफी जख्मी हो चुका था और उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि मैं फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पर इसके अलावा कोई भी चॉइस नहीं है। सामने का सीन दिखाया गया। अब भी काफी सारे मॉन्स्टर्स बचे हुए थे, लेकिन वो अब भी हार नहीं मानता और वो फिर से इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर जाता है, क्योंकि वो ऐसी घटिया मौत नहीं मरना चाह रहा था। और उसने आगे एक शॉकिंग चीज कही। उसने ये कहा कि मैं इस जगह पर रिंकारनेट होते हुए अपने पीक स्ट्रेंथ के अंदर पहुंचूंगा और मैं उन लोगों से पक्का रिवेंज लेकर रहूंगा। जो मेरा ये रेज और जो मेरा ये डिसपियर है वो आखिर तक बचा हुआ रहेगा, ताकि जो मेरी ये रिग्रेट्स है मैं उसको चेंज करते हुए रिवेंज ले सकूं। और उसने ये कहकर अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हुए एक जोरदार लाइट एनर्जी को रिलीज किया और इसी के साथ ही वो दोबारा से किसी शरीर के अंदर रिइंकार्नेट हो गया और वो शोक होता हुआ जाग गया और वो शीशे को देखता हुआ ये कहता है कि तो जो रिइंकार्नेशन है वो काम कर चुका है। वो आसपास के रूम को देखते हुए ये कहता है कि तो ये एक हॉस्पिटल है और यहाँ पर एक ऐसी भी मशीन मौजूद है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। आखिर कितना वक्त बीत चुका है उस हादसे के हुए अगर 100 साल बीत चुके होंगे तो मैं अपना रिवेंज नहीं ले सकता हूँ। तभी उसकी नजर अपने आईडी कार्ड के ऊपर पड़ती है। वो इसे उठाकर ये कहता है कि ये तो इस शरीर के असली ओनर का स्टूडेंट आईडी कार्ड है। इसे देखकर मुझे ये पता चला कि उस हादसे के हुए 20 साल हो चुके हैं। लेकिन तभी वो काफी हैरान हुआ, क्योंकि जो उसकी एट्रीब्यूट थी वो वॉइड थी, लेकिन वो लेवल 1 की थी। लेकिन वो इस चीज को देखकर काफी खुश हुआ और उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और उसने ये कहा कि प्रीवियस लाइफ के अंदर जो मेरे साथी थे वो मुझसे काफी घबराया करते थे, क्योंकि मेरे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक टाइम एट्रीब्यूट थी। लेकिन जैसे मैं आगे की तरफ इम्प्रूव किया तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैं और ताकतवर नहीं बन सकता हूँ। लेकिन जब मैंने अपनी फ्यूचर देखने वाली ताकत का इस्तेमाल करते हुए वॉइड एट्रीब्यूट के पावर को देखने की कोशिश करी तो मैं उसके गहराई को नहीं देख पाया। वो आगे ये कहता है कि मुझे शरीर के ओनर के लिए बुरा लग रहा है। वो आगे ये बताता है कि यहाँ पर कोई भी शक की बात नहीं है कि जो वॉइड एट्रीब्यूट है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये एक ऐसी एट्रीब्यूट थी मेरे प्रीवियस लाइफ के अंदर किसी के पास भी मौजूद नहीं थी, जबकि ये काफी रेयर एट्रीब्यूट है तो किसी को भी ये पता नहीं होगा कि आखिर इसे ट्रेन कैसे किया जाता है। इसलिए जो ये बंदा है वो अभी तक लेवल 1 के अंदर मौजूद है और इस कारण से उसके पास नो एट्रीब्यूट होने की वजह से काफी सारे लोग उसे बुली किया करते होंगे। वो आगे ये कहता है कि बच्चे तुम इस जगह पर बिंदास रहो, मैं तुम्हारा नाम बनाऊंगा, मैं तुम्हें इतना पावरफुल बनाऊंगा कि तुम्हें इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचर के नाम से जाना जाएगा। वहीं पर वो आगे क्लेयरवोयंस को इस जगह पर शुक्रिया अदा करता है, जो कि उसकी एबिलिटी थी, जिसके कारण उसे ये पता चल चुका था कि जो वॉइड एट्रीब्यूट है वो किस तरीके से ट्रेन किया जा सकता है। इसलिए वो अपने एनर्जी को रिलीज करता हुआ ये कहता है कि मैं इस पावर के जरिए यहाँ पर एब्सोल्यूट स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बनकर दिखाऊंगा और जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया था मैं उन्हें मुझे धोखा देने के लिए काफी रिग्रेट करवाऊंगा। वहीं पर वो बंदा ये कहकर फिर से बिस्तर के अंदर लेट गया और उसने ये कहा कि जो ये एट्रीब्यूट वॉइड है वो काफी ज्यादा कमाल की स्किल है, तुम इसके जरिए
अपने इमेजिनेशन को अपने रियलिटी के अंदर चेंज कर सकते हो। यहाँ पर चीजों को इमेजिन करना आसान होता है, लेकिन उस चीजों को रियलिटी के अंदर ला पाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन जो ये शरीर है वो अभी के वक्त पर काफी इंजर्ड है, इसलिए अगर मैं ये इमेज इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ कि जो मेरी शरीर है वो इस जगह पर पूरे तरीके से सही है और जो मेरी ब्लड सेल्स है वो भी पूरे तरीके से सही है, तो वह पर उसकी ये करते के साथ ही जो उसकी जख्म होती है वो इस जगह पर हील हो जाती है। इस पर मिसातो ये कहता कि ये तो काफी अच्छा ये काम कर गया, लेकिन जबकि जो ये चीज है वो काफी कम लेवल पर है, तो ये मुझे उतना हील नहीं कर पाई। ये बाहरी चोटों को तो हील कर पाई है लेकिन अंदरूनी चोटों को तो नहीं। लेकिन अगर मैं इस स्किल का जितना इस्तेमाल करूंगा मैं उतना ही पावर अप कर पाऊंगा। जो ये एबिलिटी है वो इमेजिनेशन को रियलिटी के अंदर ही कन्वर्ट नहीं करती है बल्कि वो इम्प्रूव भी होती है। इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करते हुए काफी सारे मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ और यहाँ तक कि लोगों ने जिसके बारे में भी नहीं सोचा होगा मैं उसे रियलिटी के अंदर चेंज कर सकता हूँ। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जो उसका इलाज करने वाला डॉक्टर था वो इस जगह पर आ गया और वो उसे जगा हुआ देखकर काफी हैरान हो गया और उसने ये कहा कि क्या तुम जाग चुके हो। वहाँ पर मिसातो उठने की कोशिश कर रहा था। इस पर डॉक्टर ये कहता है कि तुम अभी मूव मत करो क्योंकि तुम्हें मॉन्स्टर के अटैक करने की वजह से काफी जख्मी हो चुके हो। उसकी बात को सुनकर मिसातो बिस्तर पर लेटा हुआ ये कहता है कि वो अच्छा ऐसी बात है, तो इस बच्चे के साथ ये हुआ था। डॉक्टर उससे ये कहता है कि ये काफी हैरानगी भरी बात है कि तुम इतने जख्मी होने के बावजूद भी इस जगह पर जाग गए। इसे देखकर ऐसा लगता है कि सेंटेस ने तुम्हारे ऊपर ब्लेसिंग्स दी है। इस पर मिसातो हैरान होता हुआ ये पूछता है कि आखिर ये सेंटेस कौन है। डॉक्टर ये कहते हैं क्या तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है। वो ब्लश करता हुआ ये कहता है कि मैं पेंटाग्राम सेंटेस की बात कर रहा हूँ। इस पर मिसातो ये कहता है कि मुझे उनके बारे में पता नहीं है। इस पर डॉक्टर ये कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि अभी होश आने की वजह से तुम्हारे दिमाग के पुर्जे ढीले हो चुके हैं। तभी वो बंदा यहाँ पर कुछ करने के लिए यहाँ पर से चला गया। वहीं पर मिसातो ये सोच रहा था कि आखिर ये पेंटाग्राम सेंस कौन है, क्या वो यहाँ पर 20 साल में बने हुए कोई न्यू ग्रुप है क्या। और वैसे मुझे लेवल अप करने से पहले यहाँ पर की इंफॉर्मेशन जाननी चाहिए। और वो ये कहकर न्यूज को ओपन करता है तो वहाँ पर ये बताया जा रहा होता है कि 20 साल पहले SSS क्लास के डंजन को क्लोज किया गया था। उसे देखकर मिसातो ये कहता है कि ये तो वही इंसिडेंट है ना जहाँ पर मुझे धोखा दिया गया था। तभी न्यूज में ये बताया जाता है कि इन सभी चीजों का जो कल्प्रिट था वो इस जगह पर गोल्डन सीकर्स का लेवल 100 का टाइम एट्रीब्यूट यूजर मिसातो योइचिरो था। वहीं पर अपना नाम सुनकर मिसातो काफी हैरान हो जाता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि आखिर ये क्या चीज है। न्यूज में ये बताया गया कि उसने पहले से ये प्रिडिक्ट कर लिया था कि एक डंजन ओपन होने वाला है, लेकिन उसने किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि वो इस चीज का इस्तेमाल करते हुए इस वर्ल्ड के अंदर केओस को मचाते हुए राज करना चाह रहा था। लेकिन इस चीज को रोकने के लिए जो बाकी के गोल्डन सीकर्स थे उन्होंने मिसातो का सामना करते हुए उन्हें हराया और आज के दिन पर ही उन्हें इस जगह पर पेंटाग्राम सेंस के नाम पर जाना जाता है, जो कि इस दुनिया के बहुत ही बड़े हीरो है क्योंकि उन्होंने ही सबसे बड़े विलन मिसातो को हराते हुए उस डंजन को सक्सेसफुली सील्ड किया था। और उस समय से लेकर आज तक जो ये पेंटाग्राम सेंट्स है वो अभी तक इस दुनिया को चलाते आ रहे हैं। वहीं पर इन सभी चीजों की वजह से जो मिसातो था वो काफी गुस्सा हो गया और उसने गुस्से से ये कहा कि उन लोगों ने मुझे बिट्रे ही नहीं किया बल्कि उन लोगों ने मेरे डिग्निटी को पूरे तरीके से चूर चूर कर लिया। उन लोगों ने मुझे सेक्रीफाइस किया और उन लोगों ने काफी बेशर्मों की तरह सारे के सारे रिवार्ड्स को हासिल कर लिया और वो लोग सो कॉल्ड हीरो बन गए। और मैं इस चीज को कभी भी नहीं भूलने वाला हूँ। मैं उन्हें तब तक माफ नहीं करूंगा जब तक कि मैं उन्हें जहन्नम की आग में ना जला दूं। लेकिन तभी वो शांत हो गया और उसने ये कहा कि लेकिन मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा, मुझे उनके रडार के अंदर नहीं आना चाहिए। तभी वो अपना फोन उठाता है और उसने ये कहा कि चलो ये चेक किया जाए कि आखिर ये कौन से अकेडमी के अंदर जाने वाला है। वह प्रो जैसे अपने अकेडमी के हेड मास्टर के नाम को चेक करता है तो उस अकेडमी का हेड मास्टर
पेंटाग्राम का एक सेंट होता है और उसका नाम इवाको हिदेकी होता है, जिसने कि उसे धोखा दिया था। इसे देखकर ये बंदा काफी खुश हो गया और उसने ये कहा कि ये तो काफी अच्छी बात है कि मेरे जागते के साथ ही मुझे एक बंदे के लोकेशन के बारे में पता चल गया। लेकिन जो इवाको है वो काफी चालाक बंदा है, इसलिए वो कभी भी अपना वीकनेस नहीं दिखाएगा और वैसे भी जो हमारी लेवल से वो काफी डिफरेंट है, इसलिए उससे अभी हरा पाना काफी मुश्किल है। इसलिए मुझे सबसे पहले अपने लेवल अप को बढ़ाना पड़ेगा। वहीं पर वो आगे अपने मुक्के को बनाता हुआ ये कहता कि इवाको तुम तैयार हो जाओ, तुम मेरे पहले टारगेट हो। वहीं पर इसी के साथ ही में कुछ हफ्तों के बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर जो मिसातो था वो पूरे तरीके से हील हो चुका था और उसने अपने आप को आईने में चेक करते हुए ये कहा कि अब मैं इजिली मूव कर सकता हूँ। अभी यहाँ पर डॉक्टर आता हुआ ये कहता है कि मैं इस चीज के ऊपर बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि तुम इतने ही कम टाइम में इतने ज्यादा हील हो चुके हो। क्या ये सच में सेंटेस की एक ब्लेसिंग थी? इस पर मिसातो से रोकता हुआ ये कहता है कि ऐसा नहीं है डॉक्टर। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो ये सारी की सारी चीजें हो पाई हो मेरे पावर के जरिए। वो जाता हुआ ये कहता है कि शुक्रिया आपका मेरा ध्यान रखने के लिए। इसी के साथ ही मिसातो बाहर की तरफ आ गया और उसने ये कहा कि मुझे जो कुछ भी करना था मैंने वो सारी की सारी चीजें कर लिया है। अब वक्त आ चुका है डंजन के अंदर जाते हुए वार्म अप करने का। वहीं पर मैं हल्के से उसकी कार्ड का झलक दिखाया गया, जहाँ पर उसकी लेवल 27 हो चुकी थी। ऐसा क्यों हुआ आगे पता चलेगा। वहीं पर मिसातो आगे शरीर के ओनर के बारे में कुछ बातें बताता है, जैसे कि इसका नाम योसुके है और उसके पेरेंट्स से वो काफी टाइम पहले ही इस जगह पर मारे जा चुके हैं और इस चीज के लिए मुझे योसुके के लिए काफी बुरा फील हो रहा है। लेकिन जो ये चीज हो मेरे लिए एक तरीके से फायदेमंद भी है, क्योंकि मुझे जो कुछ भी करना है मैं वो कर सकता हूँ। तो आज से और अभी से हम लोग मिसातो को योसुके ही कहेंगे, क्योंकि वो योसुके के शरीर के अंदर आ चुका है। वहीं पर इसी के साथ ही वो कुछ समय के अंदर एक डंजन के पास पहुंच चुका होता है और वो हुडी और मास्क पहन लेता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि अगर मुझे ताकतवर बनना है तो मुझे ये चीज करना ही पड़ेगा। और वो जैसे ही अपने कार्ड को रिसेप्शन में देते हुए अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होता है कि तब जो ये बंदा होता है वो उसके हाथ को पकड़ लेता है। इस पर योसुके उससे ये कहता है कि आखिर ये क्या है। इस पर ये गार्ड ये कहता है कि तुम अभी के वक्त पर सिर्फ 27 लेवल पर ही हो और जो ये डंजन है उसके अंदर सिर्फ 30 लेवल की ही पार्टीज जाते हैं और ऊपर से तुम 27 लेवल होने के बावजूद भी अकेले जाने की कोशिश कर रहे हो। इस पर योसुके ये कहता है कि इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये गार्ड अब भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन योसुके उसके हाथों से अपने हाथ को छुड़ाकर ये कहता है कि मैं इस जगह पर तोकिगावा एडवेंचर ट्रेनिंग एकेडमी का एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए जब तक कि मैं यहाँ पर कॉन्सेंट फॉर्म को साइन करूंगा ये चीज सही रहेगा ना। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैंने इस इंफॉर्मेशन को हॉस्पिटल के अंदर ही हासिल कर लिया था। इस पर ये गार्ड परेशान होते हुए कहता है कि ये सही है, लेकिन फिर भी वहीं पर साइड में पेड़ के नीचे 3 बंदों को दिखाया गया, जो कि योसुके से ये कहते हैं कि तुम बकवास करना बंद करो। जो बंदा है वो तुम्हारी फिक्र कर रहा है, इसलिए वो तुम्हें अंदर जाने से रोक रहा है, इसलिए तुम बात मानते हुए अपनी जगह को याद करो और यहाँ पर से चले जाओ। लेकिन तभी जो योसुके होता है वो इस जगह पर कंसेंट को इस जगह पर साइन करने लगता है और वो इसके अंदर अपना नाम असातो रखता है। वो गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो योसुके होता है वो उससे बाय बाय करके अंदर की तरफ जाने लगता है। वहीं पर वो अंदर की तरफ जाने से पहले उसका फिक्र करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। लेकिन जो ये गार्ड होता है वो अब भी उसके लिए परेशान होता है और वो इन तीनों बंदे से ये कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन क्या आप उसकी हेल्प करने के लिए जा सकते हैं। ये सुनकर जो इनमें से एक बंदा होता है वो काफी गुस्सा हुआ और वो उसके सामने जाने लगता है उसे गाली बकने के लिए। लेकिन तभी जो उसका एक साथी होता है वो उसे रोक लेता है और वो ये कहता है कि तो काफी अच्छी चीज है ना, क्योंकि वहाँ पर देखने के लिए कोई भी नहीं होगा तो हम लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। उसके एविल स्माइल को देखकर ये लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ करने वाले ही ये लोग। वहीं पर इसलिए जो ये लोग होते हैं वो हंसते खांसते योसुके के पीछे जाने लगे होते हैं। ये देखकर गार्ड को ये लगता है कि वो उसकी हेल्प करेंगे। इसी के साथ ही डंजन के अंदर का सीन दिखाया गया। जो ये लोग होते हैं वो काफी टाइम से अंदर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी एक बंदा ये कहता है कि जो हम लोग करते हैं वैसा ही करना है। इस पर दूसरा ये कहता है कि हाँ उस बच्ची को मारते हुए मॉन्स्टर्स के ऊपर ब्लेम डालना है। वहीं पर इसी के साथ ही मैं लोगों के बारे में बताया कि ये लोग एक नंबर के विलन से जो कि डंजन्स के अंदर आने वाले लोगों को मारकर उनके सामानों को लूटते हैं। इसी के साथ 10 मिनट के बाद का सीन दिखाया गया। जो ये लोग होते हैं वो अभी तक डंजन्स के अंदर
अंदर जा रहे होते हैं। ये बंदा आगे ये कहता है कि हमें काफी टाइम हो चुका है सामने की तरफ भागते हुए, लेकिन अभी तक हम लोग उसके पीछे नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन तभी इनकी नजर सामने की तरफ योसुके के ऊपर पड़ती है, जिसके सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे। वहीं पर जो योसुके होता है उसकी आंखों और उसके शरीर के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा होता है। तभी वो अपने विंड की पावर का इस्तेमाल करते हुए, विंड की पावर का इस्तेमाल करते हुए और फायर का पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे बूस्ट अप करते हुए इन सभी मॉन्स्टर्स को इस जगह पर जलाकर राख कर देता है, वो भी एक ही चुटकी के अंदर। ये देखकर जो ये सारे के सारे बंदे होते हैं वो काफी हैरान होते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक बंदे की नजर सामने की तरफ एक रेयर आइटम के ऊपर पड़ती है। वहीं पर यह सब देखकर इन गधों को योसुके के पावर के बारे में जो ख्याल था वो भूल जाते हैं और वो सिर्फ आइटम्स के बारे में सोच रहे थे। और वो ये डिसाइड करते हैं कि जो योसुके है वो अभी के वक्त पर पीछे की तरफ नहीं देख रहा है, इसलिए वो लोग इसके मौके का फायदा उठाते हुए उससे मारते हुए उसके आइटम्स को छीन सकते हैं। इसलिए जो एक बंदा होता है वो उन दोनों बंदों को वॉल के ऊपर लगा देता है और वो उनसे ये कहता है कि ठीक है उसके ऊपर अटैक करो। ये सुनते के साथ ये दोनों बंदे अपने वाटर पावर और अपने ग्रीन पावर का इस्तेमाल करते हुए योसुके के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देखकर योसुके गुस्से से उनसे ये कहता है कि तुम लोग यहाँ पर जूते चाटने के लिए आ चुके हो, और उसने ये कहकर काफी तेजी से उन दोनों के अटैक को इस जगह पर डोज कर लिया। ये देखकर ये दोनों पर्सन्स काफी हैरान हुए। तभी जो इनका मेन बंदा होता है अपने फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हुए ये कहता है कि ये बस एक लक होगा। लेकिन तभी योसुके अपने एक ही पंच का इस्तेमाल करते हुए उसका भरता बना देता है और वो इन दोनों पर्सन के सामने जाता हुआ ये कहता है कि तुम जैसे जाहिलों को यहाँ पर जिंदा छोड़ना ये मेरी ख्वाहिशात नहीं है। मैं तुम लोगों को मर्सीलेसली यहाँ पर मारूंगा और मैं अपना रिवेंज लूंगा। और वो काफी सीरियस लुक के साथ ये कह रहा होता है। वहीं पर इसी के साथ में कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर इस डंजन के अंदर इवाको का एक सबऑर्डिनेट आया जिसका के नाम योइची सुदाई था। वो आगे ये कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे ये सुनने को आया है कि यहाँ पर हमारे अकेडमी का एक स्टूडेंट इस डंजन के अंदर अकेले आया हुआ था, लेकिन सामने के नजारे को देखकर ऐसा लग रहा है कि आखिर यहाँ पर इतने सारे नौविस संतान मरे पड़े क्यों है, आखिर इस जगह पर क्या हुआ था। इसी के साथ ही रात को हमें योसुके के घर का सीन दिखाया गया, जहाँ पर वो आगे ये कहता है कि मैं आज के दिन पर डी रैंक के एक डंजन के अंदर गया था और मैं काफी ज्यादा लेवल अप कर पाया हूँ, और साथ ही साथ मैंने अपने वोइड की पावर को भी चेकअप कर लिया है। और ऊपर जो ये वोइड की पावर होती है वो काफी कमाल की है, क्योंकि मैंने इसी का इस्तेमाल करते हुए अपने लेवल 1 को लेवल 27 दिखाया था, और इसी के जरिए मैं डंजन के एंट्री रिकॉर्ड्स को भी चेंज कर सकता हूँ। जो ये चीज है वो काफी यूजफुल है। अच्छा ठीक है, आप सो लिया जाए क्योंकि कल मुझे अब अकेडमी के अंदर जाना है, क्योंकि मेरा कल पहला दिन होने वाला है। और वो जैसे हल्का सा मोबाइल देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि कुछ बंदों ने उसे ये मैसेज किया होता है कि बिना एट्रीब्यूट वाले बंदे कल के दिन पर हमें इस जगह पर पैसे चाहिए। ये सुनकर ये बंदा हैरान होते हुए कहता है कि वो अच्छा ऐसी बात है। इसी के साथ ही मैं कल के दिन पर अकेडमी का सीन दिखाया गया, जहाँ पर योसुके अपने क्लास के अंदर जा रहा होता है कि तभी उससे रास्ते के अंदर एक लेडी से मुलाकात होती है जो कि योसुके की क्लासमेट असाही कारिन होती है, जो कि उससे ये कहती कि गुड मॉर्निंग, क्या तुम्हें अब अच्छा फील हो रहा है। इस पर योसुके ये कहता है कि इसके लिए शुक्रिया अदा, अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। इस पर असाही ये कहती है कि ये काफी अच्छी बात है, क्या तुम्हें ये पता है कि मैं कितनी फिक्रमंद थी। इस पर योसुके ये सोच रहा था कि तो यहाँ पर कुछ लोग योसुके के भी फिक्रमंद करते हैं। तभी यहाँ पर 3 लोग आ गए, जिसमें से बीच वाला बंदा ये कह रहा था कि ओह उधर तो देखो, ये तो बिना एट्रीब्यूट वाला बंदा है ना, जो कि बड़ी मुश्किल से मौत से बचकर भागा था, जबकि मैंने उस जैसे एक लेवल वाले बंदे को इस जगह पर प्रोटेक्ट किया था। इसलिए मैं तो ये होप कर सकता हूँ कि मुझे बदले में कुछ मिले। तो मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने एक्सचेंज के लिए क्या लेकर आए हुए हो। अभी के वक्त पर मुझे पैसों की काफी जरूरत है, तो जल्दी करो। इस पर योसुके को ये एहसास हुआ कि कल रात इन्होंने ही उसे मैसेज भेजा था। वहीं पर उन्हें देखकर जो असाही होती है वो उनके सामने आ गई और वो ये कहती है कि तुम ये सब करना रोक दो, क्योंकि अभी जो हॉस्पिटल से जो योसुके है वो डिस्चार्ज हुआ है। वहीं पर वो इस चीज से काफी कांप रही थी, लेकिन वो योसुके को प्रोटेक्ट करने के लिए उन लोगों के सामने आ गई। इस चीज को देखकर योसुके उसके सामने आ गया और वो इसके लिए असाही का शुक्रिया अदा करता है, और वो आगे ये कहता है कि लेकिन मैं अकेले ये कर सकता
सकता हूँ। ये देखकर जो ये बंदे होते हैं वो हंसना शुरू कर जाते हैं और वो ये कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत तो देखो, बिना एट्रीब्यूट वाले बंदे तुम तो हमें हंसने पर मजबूर कर रहे हो, तुम एक लड़की के सामने मर्द बनने की कोशिश कर रहे हो। ये बंदा ये कहता है कि तुम तो एक नंबर के यूजलेस हो जो कि मैजिक का भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इस पर योसुके ये कहता है कि यहाँ पर तुम लोगों को अपनी जगह के बारे में याद करना चाहिए क्योंकि तुम लोग एक नंबर के जाहिल इंसान हो। वहीं पर योसुके अपने एक वादे के बारे में बताता है जहाँ पर उसने योसुके से ये वादा किया था कि वो इस जगह पर उसके नाम को सबसे ऊंचा बनाएगा, इसलिए वो इन लोगों से डरता नहीं है बल्कि उनसे ये कहता है कि चलो आ जाओ मेरा सामना करने के लिए। सुनकर जो ये बंदा होता है अपने फायर एनर्जी को रिलीज करते हुए ये कहता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो। ये देखकर असाही काफी परेशान हुई और उसने ये कहा कि यहाँ पर स्कूल के अंदर यहाँ पर डंजन्स के बाहर मैजिक एबिलिटी का इस्तेमाल करना मना है, लेकिन जो ये बंदा होता है उसे खामोश रहने को बोलकर ये कहता है कि जो ये बिना एट्रीब्यूट वाला बंदा उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिफाइन करने की, और वो ये कहकर अपने फायर एट्रीब्यूट के जरिए योसुके के ऊपर अटैक करता है। लेकिन जो योसुके होता है वो वैसी सेम फायर एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर लेता है। ये देखकर उसके साथी काफी हैरान हुए और वो ये कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, आखिर वो सेम मैजिक का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, आखिरकार वो इतना पावरफुल हुआ। तभी योसुके उसकी बेइज्जती उड़ाने के लिए कहता है कि क्या बस इतना ही। ये सुनकर जो ये बंदा होता है वो काफी गुस्सा हो जाता है और वो अपने साथियों से ये कहता है कि जल्दी करो और उसके ऊपर अटैक करो। ये सुनकर जो ये दोनों बंदे होते हैं वो अपने आइस और ग्रीन के पावर का इस्तेमाल करते हुए योसुके के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देखकर योसुके फौरन ही अपने वोइड की पावर का इस्तेमाल करते हुए आइस और ग्रीन की पावर को सेम टू सेम कॉपी करते हुए इनसे ही उनके ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर जो ये सारे के सारे लोग होते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि आखिर इसके पास कितने सारे मैजिक एट्रीब्यूट्स मौजूद है। तभी योसुके उनसे ये कहता है कि क्या तुम लोग अब सेटिस्फाइड हो चुके हो, अब मेरी बारी है। और वो ये कहकर इस जगह पर चुटकी बजाता है और उसके पीछे काफी सारी एनर्जी आ जाती है और वो गुस्से से ये कहता है कि मैं तुम लोगों को मारूंगा नहीं, और वो ये कहकर उनके पास जा रहा होता है। ये देखकर जो ये लोग होते हैं वो काफी घबरा जाते हैं और वो यहाँ पर से भागना शुरू कर जाते हैं। तभी योसुके इनमें से एक बंदे को पकड़ लेता है और उसने ये कहा कि यहाँ पर योसुके ने तुमसे हेल्प मांगी थी ना, लेकिन तुमने उसके बाद क्या किया, और वैसे भी मुझे तुम्हारी कोई भी आंसर नहीं चाहिए। वो उसके मुंह को पकड़ता है और वो उसे उठाते हुए ये कहता है कि वैसे भी तुम जैसे जाहिल मुझे जवाब नहीं दोगे, लेकिन इसके बदले आज तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। और वो ये कहकर उसे एक जोरदार पंच मारता है और वो उसे जमीन के अंदर चिपका देता है और वो काफी उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है क्योंकि इस एनर्जी का इम्पैक्ट काफी गंदा होता है और वो इस कारण से यहाँ पर लगभग बेहोश ही हो चुका होता है। वहीं पर ये देखकर जो उसके साथी होते हैं वो उसे उठाने के लिए साइड पर आ जाते हैं। वहीं पर जो योसुके होता है वो इस जगह पर ये कहता है कि तो आज से अभी से मैं ये वचन लेता हूँ कि जिसने भी मेरे सामने अपना मुंह खोलने की हिम्मत करी तो मैं उसे कबाड़ा कर दूंगा। और वहीं पर जो ये लोग होते हैं वो अच्छे तरीके से मार खाने के बाद योसुके से माफी मांगते हुए यहाँ पर से चले गए, लेकिन वो इस बात से काफी हैरान थे कि आखिर जो योसुके है वो इतना जल्दी चेंज कैसे हो गया। वहीं पर इसी के साथ जो योसुके था वो असाही के साथ अपने क्लास के अंदर चला गया, जहाँ पर उसे देखकर सारे के सारे लोग काफी हैरान थे और वो इसे घूरे जा रहे थे। इस पर योसुके ये कहता है कि क्या मैं कुछ ज्यादा ही अपनी पावर को शो कर चुका था। तभी उसके पास वही बंदा आया जो कि पहले डंजन के अंदर भी आया था। वो उससे ये कहता कि क्या तुम्हारा नाम योसुके है, क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम मौजूद है। उसे देखकर योसुके ये सोच रहा था कि आखिर ये बंदा कौन है, क्या ये एक अपर क्लास मैन है। वहीं पर वो आगे ये कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, जो ये क्लास है वो चालू होने वाली है। इस पर ये बंदा ये कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है। मेरा नाम योइची है जो कि बाइटिंग द कैट का लीडर है, लेकिन इन लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। इस पर योइची ये बताता है कि ये वही ग्रुप है जिसे कि प्रिंसिपल इवाको ने बनाया है। ये सुनते के साथ ही योसुके काफी हैरान हुआ। वहीं पर योइची उससे ये कह रहा था कि मैं तुमसे दोबारा ये पूछता हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम है मुझसे बात करने के लिए। इस पर योसुके उससे ये कहता है कि ठीक है मैं आपसे बात करता हूँ। वहीं पर इसी के साथ ये लोग एक कमरे के अंदर आ गए, जहाँ पर योइची ये कहता है कि मैं तुमसे सिंपल सी स्ट्रेट बात करूंगा
करूंगा, क्या तुम वही बंदे हो जिसने कि उन सभी एडवेंचर्स को हराया था जो कि कल रात को डी रैंक के डंजन के अंदर मिले थे। योसुके ये कहता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैंने सारे के सारे इंफॉर्मेशन को कंसील्ड कर दिया था, आखिर वो इस चीज को कैसे खोज पाया। योइची ये कहता है कि मुझे ये सुनने को आया था कि कल उस डंजन के अंदर हमारे अकेडमी का एक बंदा गया था, इसलिए मैं इस चीज के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। डंजन के अंदर वही लोगों की लाश मिली है जो कि नए हंटर्स को हंट करने में काफी माहिर थे, और ऊपर से आज सुबह के वक्त पर तुमने काफी सारे एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया था। इस पर योसुके अपने मन के अंदर ये कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि उसे ये पता नहीं है कि आखिर किस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को मारा गया है। तभी योइची उससे ये कहता है कि जल्दी करो और मुझे ये बताओ कि क्या तुम ही वो थे जिन्होंने कि उसे हराया था। इस पर योसुके उससे ये कहता है कि मेरे ऊपर आज सुबह अटैक हुआ था, इसलिए मैंने फाइट बैक किया, और रही बात मुझे उनसे फाइट करने की तो आप मेरे कार्ड को देख सकते हैं, मैं लेवल 1 पर मौजूद हूँ। ये देखकर योइची काफी हैरान हुआ और उसने ये कहा कि ये तो सच में लेवल 1 पर है और जो उसकी एट्रीब्यूट है वो वोइड पर है। ये तो एक नंबर का लूजर है, और वो इस चीज से काफी गुस्सा हुआ और वो चाहता हुआ ये कहता है कि मुझे इसके लिए माफ कीजिएगा, लेकिन आने वाले फ्यूचर में तुम इस जगह पर सस्पिशियस एक्ट मत करना, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा काम करना काफी मुश्किल होता है। मैं उसे जाता हुआ देखकर योसुके ये कहता है कि इसे देखकर ऐसा लगता है कि मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि ये बिना किसी दिक्कत के इवाको को अप्रोच कर सकता है, और यही सही मौका है यहाँ पर अपने पावर को टेस्ट करने का। वहीं पर जो योइची होता है एक बंदे के पास जाता है और उसने ये कहा कि कल रात हुए डी रैंक के डंजन के अंदर वाले हादसे के बारे में रिपोर्ट करने के लिए आया हुआ हूँ। इस पर सामने बैठा हुआ बंदा होता है ये कहता है कि जल्दी करो और मुझे ये बताओ कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था, और हाँ मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम्हें अच्छे तरीके से किन्हीं बंदों को चूज करना चाहिए। ये जो बंदा होता है वो कोई और नहीं बल्कि इवाको हिदेकी होता है, जो कि अभी के वक्त पर टोकीगोई एडवेंचर ट्रेनिंग एकेडमी का हेड मास्टर होता है, और वही हमारे हीरो का सबसे पहला टारगेट है। वहीं पर योइची इस बंदे से ये कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं इस सिचुएशन को अभी शांत करने की कोशिश करूंगा। इस पर इवाको उसके पास जाकर ये कहता है कि अगर सभी को ये पता चल जाएगा कि तुम यहाँ पर कुछ लोगों का इस्तेमाल करते हुए हंटर्स को हंट कर रहे हो तो ये बात हमारे लिए काफी मुश्किल हो सकती है। वो उसके चेहरे को पकड़ते हुए ये कहता है कि तुम ये बात मत भूलो कि अगर यहाँ पर कुछ होता है तो तुम्हें भी यहाँ पर फेंक दिया जाएगा। इस चीज के लिए योइची ये कहता है कि मैं समझ चुका हूँ। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि आखिर ऐसा क्या होना था, क्या मुझे इस प्रॉब्लम से ही डील करना पड़ेगा। अगर मुझे पहले से ये पता होता कि जो ये चीजें वो ऐसी होने वाली है तो मैं उन बंदों से और भी खून चूस लेता। तभी इवाको ये कहता है कि लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रहा है। इस पर योइची इसके बारे में पूछता है। इस पर इवाको ये कहता है तुम्हारी रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर जिस स्टूडेंट से क्वेश्चन करना चाहिए था उसे एटलीस्ट थर्ड ईयर के अंदर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कोई भी उस नाम का थर्ड ईयर का स्टूडेंट नहीं है जो कि कल लास्ट नाइट को डंजन के अंदर गया था। इसलिए मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि जब वो किसी हंटर को हंट कर रहे होंगे तो उनका मॉन्स्टर्स ने शिकार कर दिया होगा और तुम इस चीज को कवर करने के लिए मुझसे झूठ कर रहे हो। अगर इसकी जगह तुम मुझे ये बताते कि हमारे किसी स्टूडेंट नहीं उन्हें हंट किया तो ये काफी अच्छा रियलिस्टिक कंक्लूजन होता। ये सुनकर ये बंदा ये कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। इस पर इवाको ये कहता है कि हाँ ऐसी बात है, जब तक यहाँ पर कुछ अजीब हादसा ना हुआ हो। ये सुनते के साथ योइची काफी हैरान हुआ। तभी उसे योसुके की कार्ड की याद आई और वो उनसे ये कहता है कि प्रिंसिपल इवाको क्या ये हो सकता है कि यहाँ पर इसके अंदर कोई यूनिक एट्रीब्यूट वाला बंदा शामिल हो। इस पर इवाको ये कहता है कि ये एक यूनिक एट्रीब्यूट ये शायद से हो सकता है। ये सुनकर योइची स्माइल करते हुए ये कहता है कि प्रिंसिपल इवाको आप इस मामले को मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं पक्का इस जगह पर इसे अपने आप से रिजोल्व करूंगा। और इसी के साथ जो ये एपिसोड होता है वो एंड होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, सायोनारा।